हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जीके के चैप्टर 4 एंड 5 के बारे में। 1 to 3 चैप्टर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को विजिट करिए और उसके बाद इस 4th और 5th चैप्टर को कवर करिए। मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर है इंफॉर्मेशन जोन, मैन मेड इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि कोरोना भी कहीं ना कहीं मैन मेड है। अब इसकी कम्प्लीटली जांच तो नहीं हो पाई है, पूरी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, पूरा कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये भी एक मैन मेड डिज़ास्टर हो। लेकिन आज हम बहुत सारे डिज़ास्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आवर इन्वायरमेंट हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ डिज़ास्टर। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पूरा का पूरा पर्यावरण है, वो बार बार अलग अलग प्रकार के डिज़ास्टर से, आपदाओं से विक्टिम होता रहा है, यानी कि अलग अलग आपदाएं यहाँ पर आती रही हैं। सम ऑफ देम आर नेचुरल सच एज अर्थक्वेक एंड सुनामी। अब जो आपदाएं आती हैं उसमें से कुछ नेचुरल होती हैं जैसे कि अर्थक्वेक और सुनामी। हाउएवर देयर आर सम अदर डिज़ास्टर दैट आर मैन मेड। पर कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स, कुछ ऐसी आपदाएं भी आती हैं जो बेसिकली मैन मेड होती हैं, इंसानों के कारण होती हैं, सच एज वॉर्स, एक्सप्लोजन्स, केमिकल स्पिल्स और गैस लीक्स। तो आपने भी रिसेंटली भी देखा होगा, एक गैस लीक हो गई थी जहाँ पर लोग खड़े खड़े बेहोश हो जा रहे थे, याद आया? तो वो जो गैस लीक है वो एक तरीके से मैन मेड डिज़ास्टर है। जो वॉर्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ जो आप देख रहे होंगे LAC पे, चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाइयाँ हुई, उसमें भी जान माल का खतरा हुआ, वो एक तरीके का मैन मेड डिज़ास्टर था। वॉर, एक्सप्लोजन, कभी कभी केमिकल बह जाते हैं कोई, इसके कारण बहुत सारे डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। दीज डिज़ास्टर्स आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस, एरर और इवन फेलियर ऑफ मैन मेड सिस्टम। तो कैसे होते हैं ये डिज़ास्टर्स? ये डिज़ास्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि जब इंसानों से कोई गलती हो जाती है, नेग्लिजेंस यानी कि उनकी लापरवाही हो जाती है, या फिर फेलियर हो जाता है, उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण ही डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। दे कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द इन्वायरमेंट। और इनके कारण इन्वायरमेंट में एक ऐसे डैमेजेस, ऐसे नुकसान होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक ऐसा नुकसान जिसे ठीक ही नहीं किया जा सकता, है ना। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिसे रिवर्स नॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे हो जाते हैं जो कभी भी ठीक नहीं हो पाते, इरिवर्सिबल होते हैं। और हमेशा जो मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं वही इतने खतरनाक होते हैं। इसीलिए हम कोरोना को मैन मेड कह रहे हैं, क्योंकि इस समय ऐसी सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो में कोरोना एक ऐसा वायरस है जो हर सिचुएशन में, हर मौसम में, हर जगह सर्वाइव कर रहा है, पूरे दुनिया में फैल चुका है। अब सोचिए कि ये एक तरीके का मैन मेड डिज़ास्टर ही हो सकता है, ठीक है। तो जो कुछ भी है वो तो खैर हम लोगों का उससे इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ डिज़ास्टर्स की बात करेंगे जो पुराने टाइम पे हेल्ड हुआ था। यहाँ पर है रीड ऑन टू नो अबाउट सम ऑफ द वर्स्ट मैन मेड डिज़ास्टर एंड देयर इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट। तो कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स की बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा छुप गया है, ये है भोपाल गैस लीक। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ होगा। ऑन December 2, 1984 देयर वॉज अ गैस लीक इन यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट। तो एक प्लांट है, एक इंडस्ट्रियल प्लांट है जिसमें गैस लीक हुई थी और इसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भोपाल में है ये। इसके कारण ओवर 5 लाख पीपल वर एक्सपोज टू मिथाइल आइसोकाइनेट गैस एंड अदर केमिकल। 1000 ऑफ पीपल डाइड विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स। और जैसे ये गैस लीक हुई, पहले ही घंटे में हज़ारों लोग मर गए। द लीक एंड द नंबर वेंट टू 16,000. इट फेल्ट एनी इंजरी, ब्लाइंड एंड सिक. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। और आने वाले समय में लोगों के मरने की संख्या बढ़कर 16,000 हो गई। और ये कहा जाता है कि ह्यूमन जो मैनकाइंड है उसकी ज़िंदगी में, उसके पूरे ड्यूरेशन में एक सबसे ख़राब, वन ऑफ द वर्स्ट डिज़ास्टर्स माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन, चेर्नोबिल, रशिया। तो चेर्नोबिल पावर प्लांट का नाम है जो कि रशिया में है। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हुई थी, हम देख लेते हैं। ऑन April 26, 1986 the chemical Chernobyl plant in Russia had major meltdown which result in the radioactive materials. In the accidents there have been countless children with birth defect, increase in cancer and other health issues. The area is said to be unfit, unsafe for any activity including farming for over 200 years. तो ऐसा ही
एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन हुआ था। तो न्यूक्लियर पावर जो होती है ना, वहाँ पर कुछ फट गया था, एक्सप्लोजन हो गया था वहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऐसा होने के कारण वहाँ पर आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, वो डिफेक्टिव पैदा हो रही है। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं बाय बर्थ। उनके या तो आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ ना कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ वो पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे कैंसर के केसेस इसके कारण देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि वो जगह जहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ था, उसे 200 साल के लिए घोषित कर दिया गया है कि 200 साल तक यहाँ पर कोई फार्मिंग नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, ठीक है। आगे देखते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, इसका नाम हम सब ने सुना है। ऑन 6 अगस्त 1945 अ न्यूक्लियर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड। तो 6 अगस्त 1945 में एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया था, है ना, न्यूक्लियर बम गिराया गया था ऑन हिरोशिमा। हिरोशिमा एक जगह है, वहाँ पर गिराया गया था। फॉलोड बाय बॉम्ब ऑन नागासाकी ऑन 9 अगस्त। और 9 अगस्त को एक बॉम्ब नागासाकी पे गिराया गया, यानी 2 जगह हैं, एक हिरोशिमा एक नागासाकी, दोनों पर ये बम गिरा है। The bomb causing blinding light and accompanied by giant wave of heat। अब उससे क्या हुआ कि बहुत तेज़ लाइट निकली, एकदम इतनी तेज़ लाइट कि अंधा कर दिया आपको, और बहुत गर्मी वहाँ पर पैदा हुई। इन हिरोशिमा 1 लाख people were killed instantly and 2 लाख died eventually। तो जब ये हिरोशिमा में गिरा तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ये गिरा तुरंत 1 लाख लोग मर गए, तुरंत ऑन द इमीडिएट इफेक्ट 1 लाख लोग मर गए, और 2 लाख लोग जो हैं धीरे धीरे कुछ उनके ऊपर असर होता रहा और धीरे धीरे वो मरते रहे। तो 2 लाख लोग बाद में मर गए। इन नागासाकी 40,000 वर किल्ड इंस्टेंटली। और नागासाकी में 40,000 लोग तुरंत ही मर गए बम गिरते ही। एंड अबाउट 1,50,000 डाइड इवेंचुअली। और 1,50,000 बाद तक जाते जाते धीरे धीरे उनकी डेथ हो गई। मैनी पीपल वर लेफ्ट इमोबाइल फॉर लाइफ। और काफ़ी लोग पैरालिसिस जैसी बीमारियों के शिकार हो गए कि पूरी ज़िंदगी वो अब चल फिर नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। The blast caused environmental pollution leading to the death of plants and animals too। सिर्फ इंसान ही नहीं, plants और animals भी बहुत भारी मात्रा में मारे गए। The radioactive material is said to have caused birth defect in newborn babies, several other diseases even in the next generation। तो यहाँ पर इसके साथ एक चीज़ और बहुत बुरी हुई कि इसका असर आने वाली जनरेशन तक पड़ता रहा। आने वाले समय में भी बच्चे गूंगे, बहरे, अंधे ऐसे पैदा होना स्टार्ट हो गए, और कहा गया आने वाली कई जनरेशन्स तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। नेक्स्ट है गल्फ वार ऑयल स्पिल्स। गल्फ वार ऑयल स्पिल इज़ द लार्जेस्ट ऑयल स्पिल इन इंडिया। ऑयल स्पिल यानी कि तेल का बह जाना। जनरली नदी वदी में, समुद्र वगैरह में जब ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसी दौरान ये बह जाता है। इन 1991 फॉलोइंग इन्वेजन ऑफ कुवैत द ऑयल वेल वर ब्लोन अप। तो एक्चुअली कुवैत इन्वेजन हो रहा था, कुवैत में मतलब एंटर कर रहे थे तेल वेल को लेकर, और वहीं पर ऑयल स्पिल हो गया। That burned for 7 months causing considerable environment chain damage। और वहाँ पर तेल से ही तो जलाई जाती है ना आग कई बार। तो वहाँ पर वो जो तेल है वो 7 महीनों तक उस समुद्र में जलता रहा, और 7 महीनों तक जलने के कारण वहाँ के आसपास की इन्वायरमेंट पर बहुत ही ख़राब सा असर देखने को मिला, ठीक है। तो ये थे हमारे मैन मेड डिज़ास्टर्स। और भी हैं कुछ, जैसे लंडन किलर्स फॉग। अब लंडन किलर फॉग देखें। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन लंडन बिकेम पॉल्यूटेड प्लेस इन 1952। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, सो द पीपल बर्न कोल इन देयर होम्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। एज देयर वॉज ऑलरेडी अ लॉट of pollution in the air, the smoke from the house combined with sulfur dioxide, nitrogen oxide and soot in the air and they left London in the black wood near darkness and killed over 12,000 people। तो लंदन में क्या होता है ना, बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया तो वैसे भी पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन वहाँ की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। रीज़न बीइंग कि इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं कि ठंड के टाइम पर लोग अपने घर में कोल जला रहे हैं, है ना, फायर प्लेस में कोल जला रहे हैं हाथ वाथ गर्म करने के लिए, और इसके कारण कोल भी और इमिट हो रहा है। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा लंदन पॉल्यूटेड होता जा रहा है। वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर एक ऐसी चीज़ बना दे रहे हैं, एक नया केमिकल बना दे रहे हैं जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देखो यहाँ पर कुछ मास्क लगाए हुए लोग दिख रहे हैं। हम लोग आजकल तो मास्क लगाते हैं, लेकिन ये उस टाइम से मास्क लगा रहे हैं क्योंकि इतना गंदा एनवायरनमेंट है कि इसके कारण वहाँ 12,000 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है।
Jilin chemical explosion on November 13, 2005, a petrochemical plant Jilin, China was a site of series explosion. The blast was a result of poor handling of the operating system. अब चाइना के बारे में तो आपको पता ही है कि उनका सारा सामान किस तरीके का होता है, तो इनका सिस्टम ही इतना ख़राब था कि वहाँ पर चाइना में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में ब्लास्ट हो गया, है ना, एक आग लग गई. सम पीपल वर किल्ड एंड सेवरल इंजर्ड, तो कुछ मरे और कुछ इंजर्ड हो गए, मतलब घायल हो गए. द इवेंट रिलीज अ पॉल्यूटेंट बेंजीन एंड द नाइट्रोबेंजीन इन द इन्वायरमेंट. इसके कारण इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें भी आई, मतलब कुछ केमिकल्स भी आए जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक थे. तो ये थे हमारे मैन मेड डिज़ास्टर्स, राइट. अब हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल मोमेंट्स के बारे में. अब देखो, अगर इन्वायरमेंट है उस पर डिज़ास्टर्स होंगे, लोग नुकसान पहुंचाएंगे, तो कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो उसे बचाने की कोशिश करेंगे, है ना. तो यहाँ पर हम इन्वायरमेंटल मोमेंट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों ने इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी बहुत कुछ किया है. नुकसान तो पहुँचाया है, लेकिन कुछ अच्छे लोगों ने बचाने की भी कोशिश की है. यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द इन्वायरमेंट इज़ अ डेंजर ड्यू टू पॉल्यूशन. तो इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा खतरे में है. ओवर पॉपुलेशन, यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन इस कारण भी खतरे में है. द ओवर यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, लोग इतने ज़्यादा हैं, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ का ओवर यूज़ हो रहा है, इसके कारण भी प्रॉब्लम्स हैं. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाएं. इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आर द सोशल मूवमेंट दैट सीक इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट थ्रू चेंजेस, रिफॉर्म एंड अवेयरनेस प्रोग्राम. अब यहाँ पर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग अवेयरनेस, मतलब उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है अपने इन्वायरमेंट को लेके कि उसको बचाने के लिए करते आए हैं. नेम दीज फेमस इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द क्लूज. तो अब हमें बताना है कि ये जो इन्वायरमेंट मूवमेंट है वो कौन कौन से हुए हैं. सबसे पहला वाला हमें दिख रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वायरमेंट मूवमेंट लेड बाय अमृता देवी, इन विच 363 पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इन राजस्थान. तो राजस्थान में पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दी थी, और इस मोमेंट को शुरू किया था अमृता देवी ने, और इस मोमेंट का नाम था बिश्नोई मोमेंट. तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पर है अगला मोमेंट, सेकेंड वाला, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस इन्वायरमेंट मोमेंट विच वॉज लॉन्च टू प्रोटेक्ट द हिमालयन फॉरेस्ट. तो हिमालयन फॉरेस्ट को बचाने के लिए फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, द विलेजर्स हग्ड एंड एम्ब्रेस्ड द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड. इट वॉज लेड बाई चंदनी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा. तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले कई एग्जामों तक आपसे पूछा जाएगा. और ये हिमालयन फॉरेस्ट को बेसिकली उत्तराखंड के साइड में बचाने के लिए किया गया. लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया, पेड़ों को एम्ब्रेस, गले लगा लिया और उसे चिपक कर खड़े हो गए और कहा कि अगर पेड़ काटने हैं तो साथ में हमें भी काट दीजिए. और पेड़ से चिपकने के कारण ही इसको चिपको मोमेंट के नाम से जाना गया है. आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा. आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन मोमेंट अगेंस्ट नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट. तो नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्मदा रिवर को बचाने के लिए था ये. द मोमेंट गेन वाइड पब्लिक अटेंशन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमिनेंट सोशल वर्कर लाइक बाबा अमित, सुंदरलाल बहुगुणा एंड मेधा पाटेकर. तो बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपका मेधा पाटेकर. तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को जाना गया था. द मोमेंट टुक प्लेस इन केरला इन द ईयर 1973 to prevent the dam from coming up on the river Kunthi Puzha under the Kundir Mukh project. The movement was launched by Kerala's Shastra Sahitya Parishad because the project would destroy the forest and threaten the life of both plants and animals. तो यहाँ पर जो है बेसिकली एक डैम बनाने की बात हो रही थी एक रिवर के ऊपर, ठीक है, रिवर कुंथी पुझा के ऊपर एक डैम बनाने की बात हो रही थी जिसका लोगों ने खुलकर विरोध किया था, क्योंकि अगर डैम बनेगा तो पानी को रोक देने से बहुत सारे नुकसान होंगे, बहुत लोगों को इससे नुकसान पहुंचेगा. तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया था सेफ साइलेंट वैली मोमेंट, सेफ साइलेंट वैली मोमेंट. नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ. इट वॉज अ मोमेंट अगेंस्ट टेस्टिंग ऑफ मिसाइल्स ऑन द लैंड ऑफ बलियाल विलेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बिकमिंग इनफर्टाइल. तो देखो कभी कभी ऐसा होता है मिसाइल्स टेस्टिंग होती है. आपने कभी अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है उसका विंग्स ऑफ फायर, आप देखिएगा. विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का मैंने इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है. आप सर्च करिएगा VSSTU कपूर विंग्स ऑफ फायर, तो आपको मिल जाएगा. आप उसको अच्छे से सुनिएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा. तो आपको पता चलेगा कि वो लोग किस तरीके से मिसाइल टेस्टिंग करते थे. और मिसाइल टेस्टिंग जब होती है ना तो ज़मीन ख़राब हो जाती है. तो देखो आपको पता भी होगा कि अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना.
तो मिसाइल टेस्टिंग होती है तो ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो एक बलियाल विलेज था, उन्होंने एकदम अपोजिशन कर दिया कि नहीं, हमारी ज़मीन पर मिसाइल टेस्टिंग नहीं होगी क्योंकि इसके कारण हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है। तो इसका नाम बलियापाल मोमेंट के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है 6th वाला, द मोमेंट इज़ अ वाइड स्प्रेड गांधीयन नॉन वायलेंट मोमेंट टू सपोर्ट पॉपुलर एक्टिविस्ट अक्रॉस इंडिया टू सपोर्ट क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री गंगा। तो गंगा को बचाने के लिए गांधी जी के द्वारा नॉन वायलेंट मूवमेंट को चलाया गया था जिसका नाम था सेव गंगा मूवमेंट। ठीक है, तो गंगा बचाओ आंदोलन है एक तरीके से ये, तो आप उसको सेव गंगा मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आते हैं हम 7th के ऊपर। द मूवमेंट लेड बाय पांडुराम हेड ऑफ कर्नाटका वाज ऑर्गेनाइज्ड टू सेव फॉरेस्ट इन कर्नाटक। कर्नाटका के फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था, इसका नाम था अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट इज सेम एज चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो ये इसका नाम अपिको मूवमेंट है क्योंकि ये साउथ में चलाया गया था कर्नाटका में। ठीक है, जबकि ये जो है इधर उत्तराखंड का था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड का था जबकि अपिको मूवमेंट कर्नाटका का था। दिस मूवमेंट बिगैन इन बिहार एंड स्प्रेड टू द ओडिशा एंड झारखंड। इट वॉज प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिप्लेस नेचुरल साल फॉरेस्ट विथ टीक। तो यहाँ पर जंगल में कुछ चेंजेस कर रही थी सरकार और उसके खिलाफ लोग देखो बड़ी मात्रा में निकल आए हैं और इस आंदोलन को जंगल बचाओ आंदोलन के नाम से जाना गया था। ठीक है, यहाँ पर शॉकिंग इन्वायरमेंटल फैक्ट्स हैं, तो ये फैक्ट्स आप पढ़िएगा अपने आप से। हम लोग आगे मूव करते हैं और यहाँ पर टिबेट्स की बात करते हैं। अब टिबेट्स आप पूछेंगे टिबेट्स क्या होता है, तो टिबेट्स का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फर्स्ट ग्रीन स्टेशन इन इंडिया, रेलवे हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीन स्टेशन एट मनवल ऑन जम्मू उधमपुर रेल रूट। दिस tiny station was faced frequent power cuts, so it has been provided a supply of solar power for all the lights and fan in the station. तो यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर का एक उधमपुर रेल रूट है मनवल। बेसिकली यहाँ पर क्या है, बहुत छोटा सा एक स्टेशन था, यहाँ पर लाइट्स नहीं रहती थी, तो सरकार ने यहाँ पर एक सोलर लाइट का इंतज़ाम कर दिया। अब सोलर लाइट के कारण यहाँ पर लाइट रहती है, सोलर एनर्जी से यहाँ पर फैंस और लाइट्स जलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा एक स्टेप था। वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन इंडिया, तो सोलर पावर एयरपोर्ट्स भी हैं। कौन सा है? द साउदर्न इंडिया सिटी कोची इज़ नाउ प्राउड होम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट। तो कहाँ पर है आप बताइए मुझे, पहला सोलर पावर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है कोची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया विच रिक्वायर अबाउट 48,000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी डे नाउ गेट इट पावर फ्रॉम सन एंड नो लॉन्गर पे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर पहले 48,000 यूनिट्स यूज़ होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन अब क्योंकि सन से सारी एनर्जी ये लोग ले लेते हैं तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बच गई है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था। 5th है द नर्चर द नेचर फॉर द फ्यूचर। अब देखिए एक बात बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर हमने नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो आज जो सिनेरियो हम फेस कर रहे हैं, इतना ख़राब कंडीशन, आज ऑक्सीजन चाहिए होती है लोगों को, इतना पैसा देकर ऑक्सीजन लगवा रहे हैं, जो ऑक्सीजन फ्री में मिलती थी हमने उसकी कदर नहीं की और आज हम इस पोजीशन पे आ गए हैं। अगर अभी भी हम सब, क्योंकि हम सब आने वाली जनरेशन है, अगर हमने नेचर को बचाने के लिए कोशिशें नहीं की तो क्या होगा, आने वाले टाइम की कंडीशंस और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। नर्चर मतलब संभाल करिए नेचर की, जिससे कि वो आपके फ्यूचर तक आपका साथ दे सके। नेचर इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, नेचर हमारी बेस्ट फ्रेंड है विच प्रोवाइड अस विद ऑल द रिसोर्स टू लाइफ। तो ये हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें देती है। वी शुड इन्जॉय ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। हमें नेचर को एंजॉय करना है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। वी शुड केयर फॉर इट एंड कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। तो हमें ध्यान रखना है, इसकी केयर करनी है और इसे ग्रीन और साफ़ रखना है। ठीक है, वी शुड कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइड वेस्टिंग दैम। तो हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पर नेचर की किसी भी चीज़ का वेस्टेज ना हो। रिमेंबर महात्मा गांधी इज़ वर्ड। तो महात्मा गांधी के वर्ड्स, उन्होंने कुछ कहा था, हम देख लेते हैं क्या कहा था। द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरी वंस ग्रीड। कि इस दुनिया में इतना तो पर्याप्त है कि हर किसी की ज़रूरत पूरी हो सके, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है कि हर किसी की लालच पूरी हो सके। यहाँ पर टिक और क्रॉस हमें लगाना है कि कहाँ पर चीज़ सही है, कहाँ पर गलत है। पहला है CFL बल्ब लास्ट लॉन्गर एंड सेव 75% मोर एनर्जी दैन इन कैंडेसेंट बल्ब। तो जो नॉर्मल बल्ब होते थे उन बल्ब्स को अब हम यूज़ नहीं करते ना, अब हम CFL को यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी बचाते हैं। तो ये सही बात है, इसलिए हमने यहाँ पर टिक लगाया, आप भी टिक लगा दीजिएगा। चाइना इज़ अ वर्ल्ड
लीडर इन द बाइसिकल यूज टू सेव नेचर। तो चाइना जो है क्या बहुत ज़्यादा सेव नेचर करता है? बिल्कुल नहीं करता, वो बहुत ख़राब कंट्री है, इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। द रेफ्रिजरेटर इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ पावर इन द होम। तो आपको पता है आपके घर में जो फ्रिज है उससे आपके घर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, टिक कर दीजिए। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज़ मोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट इज़ एयरवेज। सबसे ज़्यादा नुकसान पता है कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से होता है? एयरवेज से, एरोप्लेन से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरमेंट को, तो टिक कर दीजिए। प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में जो बची हुई चीज़ें हैं उससे प्लास्टिक बनती है, तो बिल्कुल सही बात है, टिक कर दीजिए इधर। ऑर्गेनिक फूड्स आर ग्रोन विद द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक फूड्स को कैसे उगाया जाता है? केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करके? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस लगेगा। सोलर पावर कैन नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सन इज इन शाइनिंग। तो सोलर पावर क्या सिर्फ तभी हमें लाइट देता है जब धूप होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों को ऐसा मिथ है, जो सोलर पावर आप लगाते हो ना, वो क्या करता है, एनर्जी सन से लेके सेव करके रख लेता है, और जब धूप नहीं निकलती है ना तब भी एनर्जी देता है। अगर ऐसी बात होती तो जम्मू कश्मीर में तो फिर तो कभी लाइट ही ना जल पाती सोलर पावर से, जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो ठंडा रहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो धूप आती है उसी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। मैट्रेस मेड ऑफ कॉटन और लैटेक्स आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट एंड योर हेल्थ दैन फ्रॉम द कोल्ड स्प्रिंग मैट्रेसेस। तो जो गद्दे होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कॉटन से बना हुआ और एक होता है कोल से बना हुआ। तो जो कॉटन से बना होता है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टिक लगाया। तो आई होप कि आपने ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे और बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स को समझ लिया होगा। इन्हें पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, होपफुली जल्दी ही आपका एक क्लास टेस्ट कंडक्ट होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।